हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंग्लिश की इलेक्टिव बुक वुवन वर्ड्स की जो आपकी 6th शॉर्ट स्टोरी है द थर्ड एंड फाइनल कंटिनेंट, जिसकी ऑथर हैं जम्फा लाहिरी। तो ये स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। ये आपकी बुक की सबसे छोटी सी स्टोरी है जो लगभग 22 पेजों की ही है। तो ज़्यादा ही छोटी है, तो लगभग 2-3 पार्ट्स में ये कंप्लीट होगी। तो पहले हम जम्फा लाहिरी के बारे में जानेंगे कि जम्फा लाहिरी, इनके क्या राइटिंग्स हैं और इनका बर्थ वगैरह कहाँ हुआ, कब हुआ, तो उसके बारे में पहले जानते हैं। चलिए, सो ये रहा अबाउट द ऑथर। सो जम्फा लाहिरी, एन इंडियन बंगाली बॉर्न इन लंदन 1967। तो जम्फा लाहिरी जो कि एक इंडियन बंगाली राइटर हैं जिनका जन्म लंदन में हुआ था 1967 में, और हाल फिलहाल वो कहाँ रह रही हैं? न्यूयॉर्क में अपने पति देव और अपने बेटे के साथ। दिस स्टोरी इज फ्रॉम हर कलेक्शन इंटरप्रेटर ऑफ मालादीज 1999। और ये जो हमारी स्टोरी है थ्री कंटिनेंट्स, ये जो है ये इंटरप्रेटर ऑफ मालादीज इनकी बुक थी, 1999 में आई थी, जो कि 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर यूएसए में और बाकी कई देशों में भी काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली बुक रही है। तो उसी की एक छोटी सी स्टोरी है। In addition to the Pulitzer Prize, she has received a number of awards for the work which has been translated into 29 languages. अब इन्हें पुलिट्जर प्राइज तो मिला ही था, साथ ही साथ इन्हें बहुत अलग काफ़ी सारे अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया। और किस लिए सम्मानित किया गया? क्योंकि इनकी जो स्टोरीज थी वो काफ़ी लैंग्वेजेस में, लगभग 29 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई थी, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा सम्मानित किया गया था। यानी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी इनकी। Her stories revolve around the lives of Indians and diasporic situations, i.e. of Indian living abroad. अब इनकी जो स्टोरीज हैं ये रिवॉल्व करती हैं, यानी कि किस तरफ घूमती हैं? लगभग इंडियंस की लाइफ पर ही घूमती रहती हैं। और इनकी डायस्फोरिक सिचुएशंस, यानी कि जो इंडियंस हैं जो अब्रॉड में रह रहे हैं, उनकी रहने की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कैसी हैं, उस पर डिपेंड करती हैं इनकी स्टोरीज। इंडियंस who have been brought up in the traditional India but are now encountering the baffling new world USA। और मेनली ये जो स्टोरी है या इनकी जो स्टोरीज हैं वो किस पर बेस्ड होती हैं? जो ट्रेडिशनल इंडियन पीपल हैं जो कि लगभग ज़्यादा साउथ में हैं, तो इस तरह के लोग जो कि अब कहाँ रह रहे हैं? यूएसए में रह रहे हैं। तो इनकी लिविंग कैसी है वहाँ पर, उसके बारे में इनकी स्टोरीज चलती रहती हैं। तो उसी तरह की ये स्टोरी है जो कि जम्फा लाहिरी खुद नरेट नहीं कर रही हैं, इसमें नरेटर अलग है। तो चलिए स्टोरी के नरेटर यानी कि क्या नरेट करते हैं उसके बारे में जानते हैं हम। द थर्ड एंड फाइनल कंटिनेंट। सो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। एक बात और बता दूं आपको, इसके सारे वर्ड मीनिंग्स जो हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं, उनके मीनिंग्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो पहले आप वो लिख लीजिएगा वर्ड्स और उनके मीनिंग्स, ताकि जहाँ पर भी वो वर्ड आए तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूँगा जिसमें कि आपको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसके सेकंड थर्ड जो भी जितने भी पार्ट्स बनेंगे और बाकी चैप्टर्स को भी। तो पूरी 11th की प्लेलिस्ट का ही मैं प्लेलिस्ट सेक्शन का ही लिंक डाल दूंगा ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई लेफ्ट इंडिया इन 1964। अब आई यहाँ पर नरेटर बोल रहा है कि मैंने इंडिया छोड़ दिया था 1964 में, विद अ सर्टिफिकेट इन कॉमर्स एंड द इक्विवेलेंट इन दोज डेज ऑफ $10 टू माई नेम। मैंने 1964 में इंडिया को छोड़ दिया था, तब मेरे पास कॉमर्स का सर्टिफिकेट था, यानी कि कॉमर्स या उससे इक्विवेलेंट की ही कोई डिग्री थी। और उन दिनों में मुझे मेरे नाम पर $10 की पेमेंट के लिए ही, मतलब 1964 के अंदर इन्हें $10 की जॉब के लिए ऑफर आया था, जिसकी वजह से इन्होंने इंडिया को छोड़ दिया था। For 3 weeks, I sailed on the SS Roma, an Italian cargo vessel, in a third-class cabin next to the ship's engine, across the Arabian Sea, the Red Sea, the Mediterranean Sea, and finally to England। अब ये आगे बताते हैं नरेटर कि मैंने लगभग 3 हफ्तों तक जल यात्रा की। सेल्ड यानी कि जल यात्रा करना। किससे की थी? SS रोमा, जो कि एक इटालियन कार्गो जहाज था, पानी वाला जहाज था। उसके किसी थर्ड क्लास कैबिन के अंदर, जो कि शिप के इंजन के बिल्कुल साथ लगता था, उसके अंदर बैठकर इन्होंने यात्रा की थी। अब ये गए कहाँ कहाँ से थे? पहले अरेबियन सी से गए, फिर रेड सी से गए, फिर हमारा जो मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर है उससे होते हुए लगभग 3 हफ्ते की यात्रा करके ये आखिरकार इंग्लैंड पहुँचे। आई लिव्ड इन नॉर्थ लंदन इन फिंसबरी पार्क इन अ हाउस ऑक्यूपाइड एंटायरली बाय पेनीलेस बंगाली बैचलर्स लाइक माई सेल्फ। अब
ये कहाँ पर रहने लगे? नॉर्थ लंदन में रहने लगे, फिन्सबरी पार्क के पास, लगभग कहीं उसी एरिया में एक घर था जो कि पूरा का पूरा बंगाली बैचलर्स से ही ऑक्यूपाइड था, जो जिनके पास पेनीज नहीं थे, यानी कि ज़्यादा पैसे नहीं थे। पेनी वहाँ की जो मतलब यहाँ पर हमारे पैसे हैं तो वहाँ पर आप पेनी मान सकते हो। तो उन बैचलर्स के पास कम से कम पैसे हुआ करते थे, ऐसे बैचलर्स का घर था वो, यानी कि ऑक्यूपाइड था, रेंटल था सारा। एट लीस्ट अ डजन एंड समथिंग मोर, ऑल स्ट्रगलिंग टू एजुकेट एंड एस्टेब्लिश अवर सेल्व्स अब्रॉड। तो लगभग लगभग ये सभी के सभी जितने भी थे, लगभग 12 या उससे लगभग ज़्यादा ही थे, सभी के सभी एजुकेशन लाइन में स्ट्रगल कर रहे थे ताकि उन्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाए और वो वहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकें अब्रॉड में खुद को, यानी कि वहाँ पर खुद को स्थापित कर सके, वहाँ पर रह सके परमानेंटली। I attended lectures at the LSE and worked at the university library to get by। अब यहाँ पर आया है LSE। LSE क्या है आपको ध्यान रखना है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है लंदन के अंदर। क्या नाम बताया मैंने? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वहाँ पर ये लेक्चर्स अटेंड करते थे और उसके बाद में साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में काम भी करते थे। We lived 3 or 4 to a room, shared a single icy toilet and took turns cooking pots of egg curry which we ate with our hands on a table covered with newspapers। अब ये आगे बताते हैं कि हम लगभग एक रूम के अंदर 3-4 लोग रहते थे, एक रूम ही हम शेयर करते थे 3-4 लोग, और हमारे पास सिर्फ एक ही टॉयलेट था जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता था, उस टॉयलेट को ही हम सारे शेयर करते थे। साथ ही साथ हम बारी बारी से ही एग करी बनाते थे, यानी कि आज सोमवार को इस बंदे की बारी है, मंगलवार को दूसरे बंदे की, बुधवार को तीसरे की, इस तरह से बारी बारी से सभी एग करी बनाया करते थे। और न्यूज़पेपर जो है उसे बिछाकर हम टेबल पर और फिर उसे एग करी को अपने हाथों से खाया करते थे। अपार्ट फ्रॉम आवर जॉब्स वी हैड फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जॉब के साथ साथ हमारे पास कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। ऑन वीकेंड्स वी लॉन्च्ड बेयरफुट इन ड्रॉस्ट्रिंग पायजामाज, ड्रिंकिंग टी एंड स्मोकिंग रोथमैन्स और सेट आउट टू वॉच क्रिकेट एट लॉर्ड्स। अब आगे बताते हैं कि वीकेंड होता था जब, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे के आसपास का जब भी उन्हें समय मिलता था, जब भी उन्हें छुट्टी होती थी, तब ये क्या करते थे? विश्राम करते रहते थे बेयरफुट यानी कि नंगे पाँव बैठकर विश्राम करते थे, अपना पैरों को भी आराम देते थे जूतों से। और उसके अलावा ड्रॉ स्ट्रिंग पैजामा, मतलब जो नाड़े वाले पैजामे होते हैं वो खुले खुले से ढीले स्ट्रेचिंग पैजामे पहनकर बैठते थे, चाय पीते थे, स्मोक करते थे, और साथ ही साथ लॉर्ड क्रिकेट भी, लॉर्ड के अंदर जो क्रिकेट चल रहा होता था वो भी देखते रहते थे, क्रिकेट मैच। Some weekends the house was crammed with still more Bengalis to whom we had introduced ourselves at the greengrocer or on the tube। अब बात आती है आगे कि लगभग कुछ हफ्ते या कुछ हफ्तों के एंड में तो क्या होता था, हमारा घर बहुत ही ज़्यादा बंगाली लोगों से क्रैम रहता था, यानी कि वहाँ पर खचाखच भीड़ होती थी, भरपूर मात्रा में बंगाली होते थे कई हफ्तों के एंड में। और वो बंगाली हमें कहाँ मिलते थे? ग्रीन ग्रोसर, यानी कि हमारा जो फल सब्जियों वाला बंदा बेचने वाला होता था उसके पास हम जाते थे, वहाँ हमारा इंट्रोडक्शन होता था, तो वहाँ पर ही वो हमें बंदा मिलता था, या फिर हमें मिलते थे वो बंगाली लोग ट्यूब में। अब यहाँ पर ट्यूब क्या है? ट्यूब एक तो आपने पढ़ा होगा जो टायर के अंदर डलती है ट्यूब, वो, या फिर कोई सर्कुलर चीज़ होती है जिसका वन साइड बंद होता है, जैसे कि कोई पाइप होती है उस टाइप से, तो वो ट्यूब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो ट्यूब यूज़ हुआ है वो क्या है? ये एक अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है लंदन के अंदर। ध्यान रखिएगा, ट्यूब क्या है? अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इन लंदन। तो लंदन के अंदर जो अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है उस ट्यूब में भी कई लोग इनको मिलते थे, ताकि, तो मिलने के बाद क्या होता था, ये सारे वीकेंड्स पर मतलब वहाँ पर रुक जाते थे उस घर के अंदर, तो बंगाली लोगों की वहाँ पर भरपार थी। एंड वी मेड येट मोर एग करी, और तब क्या होता था जब ज़्यादा बंगाली भर जाते थे तो हमें और एग करी बनानी पड़ती थी। एंड प्लेड मुकेश ऑन अ ग्राइंडिंग रील टू रील, और उसके बाद क्या करते थे हम अपने ग्राइंडिंग रील टू रील, यानी कि जो हमारा रेडियो होता था उस पर लगातार मुकेश की ही सीडियाँ, मुकेश के ही गाने बजाए रखते थे। एंड सोक्ड आवर डर्टी डिशेज इन द बाथटब, और साथ ही साथ हम क्या करते थे, हमारी जो डर्टी डिशेज होती थी उन्हें पूरी तरह से गीला कर देते थे, पूरी तरह से भिगा देते थे। सोक का क्या मीनिंग होता है? पूरी तरह से भिगा देना। तो हमारी जो डिशेज होती थी, जो डर्टी डिशेज होती थी, उन्हें पूरी तरह से बाथटब में भिगा कर रख देते थे। एवरी नाउ एंड देन, अब नाउ एंड देन एक फ्रेज होती है, इसका मीनिंग क्या होता है? समय समय पर या कभी कभी।
So every now and then someone in the house moved out to live with a woman whom his family back in Kolkata had determined he was to wed. अब wed का मीनिंग है यहाँ पर wedding यानी कि शादी। तो वेडिंग आपने सुना होगा, ये उसी का शॉर्ट मीनिंग है वेड। वेड का मीनिंग क्या होता है? शादी करना या विवाह करना। तो एवरी नाउ एंड देन मतलब ज़्यादातर समय पर क्या होता रहता था, हमारे घर से कोई ना कोई बंदा क्या है, उसके घर वाले उसे बुला लेते थे और उसकी शादी करवा देते थे और फिर उसे अपनी वाइफ के साथ रहना पड़ता था कुछ समय के लिए। तो वो मतलब कुछ समय के लिए वहाँ चला जाता था अपने घर पर कैलकाटा वापस। इन 1969 व्हेन आई वॉज 36 ईयर ओल्ड माई ऑन मैरिज वॉज अरेंज्ड। और लगभग 1969 के अंदर जब मैं 36 साल का था तब मेरी भी शादी फिक्स कर गई थी, ऐसा नरेटर बता रहे हैं। अराउंड द सेम टाइम आई वॉज ऑफर्ड अ फुल टाइम जॉब इन अमेरिका इन द प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी एट MIT। अब उसी समय क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, अमेरिका के अंदर एक फुल टाइम जॉब मिल गई थी। ये भाई साहब रह कहाँ रहे हैं, अभी लंदन में रह रहे हैं, लेकिन इन्हें अमेरिका के अंदर फुल टाइम जॉब मिल गई थी। किस में मिली थी? प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी के प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अंदर। और कंपनी कौन सी थी? MIT। MIT क्या है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी फर्म है, उसके अंदर इन्हें प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई थी। द सैलरी वॉज जनरस इनफ टू सपोर्ट अ वाइफ and I was honored to be hired by a world famous university and so I obtained a 6th preference green card and prepared to travel farther still। तो अब क्या हुआ आगे, अब इन्हें ऑफर हुई जॉब, तो इनकी सैलरी इतनी थी कि वो अपनी वाइफ को भी आराम से रख सकते हैं अपने पास, यानी कि उनकी भी देखभाल कर सकते हैं उस सैलरी के अंदर। और इन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी कि इन्हें एक इतनी फेमस वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी से जॉब ऑफर हुई है और उसमें इन्हें जॉब मिल गई है। और इनकी 6th प्रेफरेंस क्या थी? ग्रीन कार्ड था। ग्रीन कार्ड क्या होता है, अब आपको ध्यान रखना है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि मतलब आप US के अंदर यानी कि अमेरिका के अंदर रहना चाहते हो, वहाँ पर काम करना चाहते हो, तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। उस डॉक्यूमेंट के बिना आप अमेरिका के अंदर काम नहीं कर सकते। तो इनकी प्रेफरेंस हो गई थी ग्रीन कार्ड, तो ग्रीन कार्ड भी बनवाया इन्होंने। और आगे ट्रैवल करने के लिए मतलब ग्रीन कार्ड इनको कंपलसरी चाहिए था, तो वो भी प्रिपेयर करवाया इन्होंने। बाय नाउ आई हैड इनफ मनी टू गो बाय प्लेन। अब इनके पास इतना सफिशिएंट पैसा हो गया था कि यार अब पानी के थ्रू क्यों जाना है, वेसल के थ्रू क्यों जाऊंगा मैं, मेरे पास तो खूब पैसा आ जाएगा, मैं प्लेन से जाऊंगा अब। आई फ्लू फर्स्ट टू कैलकाटा टू अटेंड माई वेडिंग एंड अ वीक लेटर आई फ्लू फर्स्ट टू बोस्टन टू बिगिन माई न्यू जॉब। During the flight, I read the Student Guide to North America, a paperback volume that I would bought before leaving London for 7 shillings 6 pence on Tottenham Court Road, for although I was no longer a student। अब आगे ये बताते हैं कि मेरे पास इनफ पैसा था तो मैं प्लेन से जाऊंगा, इन्होंने सोचा। तो पहले इन्होंने कलकत्ता गए, वहाँ पर अपनी वेडिंग अटेंड की। उसके बाद लगभग एक हफ्ते बाद इन्होंने बोस्टन की फ़्लाइट ली अपनी नई जॉब ज्वाइन करने के लिए। और उसके बाद फ़्लाइट के पहले क्या हुआ था, फ़्लाइट के अंदर ये एक बुक पढ़ रहे थे, द स्टूडेंट गाइड टू नॉर्थ अमेरिका, जो कि एक पेपर बुक वॉल्यूम थी, एक मैगजीन थी, जो कि इन्होंने लंदन से ही खरीद ली थी, लंदन से निकलने से पहले, ताकि ये अमेरिका के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। ये इन्होंने खरीदी कितने में? 7 shillings और 6 pence के अंदर। कहाँ से? टॉटेनहम कोर्ट रोड से। और ऑल्दो आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट आई वॉज ऑन अ बजट ऑल द सेम। और अब ये मज़े की बात आती है कि अब ये एक स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन इनका बजट अभी भी स्टूडेंट वाला ही था, यानी कि इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे अब बुक पर खर्च करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, क्योंकि अभी तो इनकी जॉब लगी ही थी। तो ये बताते हैं कि लगभग स्टूडेंट ना होते हुए भी मेरा बजट वो स्टूडेंट वाला ही था अभी। I learned that Americans drove on the right side of the road, not the left, and that they called a lift an elevator and an engaged phone busy। अब आगे ये बताते हैं, ड्राइव की सेकंड फॉर्म है। तो आगे ये बताते हैं कि मैंने पढ़ा उस बुक के अंदर कि जो अमेरिकन लोग हैं वो तो राइट साइड में, रोड के राइट साइड में ड्राइविंग करते हैं, कार बाइक वगैरह की, लेफ्ट में नहीं करते। उसके अलावा वो लिफ्ट को क्या बोलते हैं? एलिवेटर बोलते हैं। और जब फ़ोन बिजी जाता है तो वो उसे वो एंगेज्ड बोलते हैं। द पेस ऑफ लाइफ इन नॉर्थ अमेरिका इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटेन एज यू विल सी सून डिस्कवर। और आगे बताते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो लाइफ का पेस है, जो लाइफ स्टाइल है, रहने का जो सारा तरीका है, वो सारा बिल्कुल अलग है, जो कि आप अभी डिफाइन कर लेंगे या चेक कर लेंगे, डिस्कवर कर लेंगे। किससे डिफरेंट है? ब्रिटेन से। द गाइड बुक इन्फॉर्म मी, ऐसा ही बताते हैं कि ऐसा बुक के अंदर लिखा हुआ था।
एवरीबडी फील्स ही मस्ट गेट टू द टॉप। अब हर एक कोई यही चाहता है कि वो तो भाई ऊंचाइयों को छुए, मतलब खूब तरक्की करे। डोंट एक्सपेक्ट एन इंग्लिश कप ऑफ टी। लेकिन भैया अमेरिकन लोग होते हैं वो ऐसा नहीं समझते हैं, यानी कि इंग्लिश होना एक कोई कप ऑफ टी नहीं है, एक चाय का प्याला नहीं है, यानी कि कोई आसान काम नहीं है। मतलब इसके लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। As the plane began its descent over Boston Harbor, the pilot announced the weather and time. अब जैसे ही वहाँ से बोस्टन से फ्लाइट निकली तो क्या हुआ, वहाँ पर पायलट ने अनाउंस किया वहाँ का वेदर और टाइम, एंड दैट प्रेसिडेंट निक्सन हैड डिक्लेयर्ड अ नेशनल हॉलीडे टू अमेरिकन्स मैन हैड लैंडेड ऑन द मून। और साथ ही साथ पायलट ने क्या अनाउंस किया कि प्रेसिडेंट निक्सन जो हैं उन्होंने नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि हमारे जो 2 अमेरिका के लोग हैं उन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रख लिया है, चांद पर लैंड किया है उन्होंने। सेवरल पैसेंजर्स चीयर्ड गॉड ब्लेस अमेरिका। अब काफ़ी लोग वहाँ पर जो बैठे थे फ्लाइट के अंदर उन्होंने जोर जोर से चीयर किया एक दूसरे से कि गॉड ब्लेस अमेरिका, भगवान अमेरिका को संतुष्टि दे, ये भला करे, ये करे, वो करे। वन ऑफ देम हॉलर्ड, और उनमें से एक तो क्या है जोर से ही चिल्लाने लग गया भाई साहब, अक्रॉस द आयल आई सॉ वुमेन प्रेइंग। आयल क्या है, आयल है यहाँ पर जो मतलब रास्ता होता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप बैठे हैं फ्लाइट के अंदर, या बस मान लीजिए कि ये है एक बस, और बस के अंदर ये लेफ़्ट साइड की सीटें हैं और ये राइट साइड की सीटें हैं। तो लेफ़्ट और राइट के बीच में जो जाने का रास्ता है ना आगे पीछे, उसे कहते हैं हम आयल। तो ये जो रास्ता है उसी तरह हम प्लेन की, अब ये प्लेन के अंदर बैठा है तो भैया प्लेन की बात होगी, तो प्लेन का ये आयल है। सो अक्रॉस द आयल आसा वुमेन प्रेइंग। तो आयल से यानी कि उस बीच के रास्ते से, उस बीच के गलियारे से प्लेन के अंदर मैंने एक वुमेन को देखा प्रे करते हुए। आई स्पेंड माई फर्स्ट नाइट एट द YMCA इन द सेंट्रल स्क्वायर कैम्ब्रिज, एन इनएक्सपेंसिव अकोमोडेशन रिकमेंडेड बाय द गाइड बुक, बाय माई गाइड बुक। तो अब ये जो गाइड बुक पढ़ रहे थे, जो मैगजीन पढ़ रहे थे, उसके अंदर एक रेफरेंस किया हुआ था कैम्ब्रिज के अंदर, क्या रेकमेंड किया हुआ था, इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ता सा अकोमोडेशन, यानी कि कोई रहने की सस्ती सी जगह, रहने का कोई सस्ता सा होटल जहाँ पर ये रुके थे। तो इन्होंने अपनी जो पूरी फर्स्ट नाइट है वो कहाँ बिताई थी, YMCA सेंट्रल स्क्वायर के अंदर, कैम्ब्रिज के अंदर। इट वॉज वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम MIT, और ये क्या है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लगभग वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। एंड स्टेप्स अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड अ सुपर मार्केट कॉल्ड प्योरिटी सुप्रीम। और ये ना ही ज़्यादा पोस्ट ऑफिस से दूर था और लगभग इसके नज़दीक एक सुपर मार्केट भी था जिसे हम प्योरिटी सुप्रीम बुलाते थे, या जिसका नाम था प्योरिटी सुप्रीम। द रूम कंटेन्ड अ कॉट, अ डेस्क एंड अ स्मॉल वुडन क्रॉस ऑन द वॉल। अब उस रूम के अंदर एक कोट था, यानी कि एक पलंग था, एक डेस्क था, एक टेबल था, और दीवार पर एक क्रॉस लगा हुआ था, वुडन क्रॉस लगा हुआ था, यानी कि जो जीसस का साइन होता है क्रॉस वाला, वो लगा हुआ था। अ साइन ऑन द डोर सेड कुकिंग वॉज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। अब वहाँ पर जो गेट था उस पर भी स्ट्रिक्टली एक फॉरबिडन यानी कि एक बात बोली हुई थी कि भैया यहाँ पर कुकिंग अलाउड नहीं है, आप कुकिंग नहीं कर सकते। अ बेयर विंडो ओवरलुक्ड मैसाचुसेट्स एवेन्यू, अ मेजर थ्रॉटफेयर विद ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शंस। अब वहाँ पर एक बेयर विंडो थी, यानी कि एक खुली खिड़की थी जहाँ से पूरा मैसाचुसेट्स एवेन्यू क्या होता है, एवेन्यू होता है काफ़ी ज़्यादा खुली चौड़ी सी रोड होती है, उसे हम एवेन्यू बोलते हैं। तो वहाँ पर मैसाचुसेट्स एवेन्यू था जहाँ से क्या है, अ मेजर थ्रू फेयर क्या होता है यहाँ पर, जो बड़ा सा रास्ता होता है, जो सार्वजनिक मार्ग होता है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई का रास्ता आपने लिया है, तो जो मेन आप यूज़ करेंगे रास्ता, तो सिटी के अंदर का जो मेन रास्ता होता है उसे हम थ्रॉटफेयर कहते हैं। तो उस थ्रॉटफेयर पर, उस मेन रोड पर क्या था, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था दोनों डायरेक्शंस के अंदर। कार हॉर्न श्रिल प्रोलॉन्ग ब्लेयर्ड वन आफ्टर अनदर। अब कार के हॉर्न थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज थे, श्रिल यानी कि काफ़ी ज़्यादा तेज आवाज़ कर रहे थे, प्रोलॉन्ग्ड यानी कि बहुत लंबी देरी तक आवाज़ कर रहे थे, ब्लेयर्ड वन आफ्टर अनदर यानी कि बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे थे एक के बाद एक। कभी कार ने हॉर्न मारा, कभी बस ने मारा, कभी ट्रक ने, कभी बाइक ने, तो इस तरह से शोर करे जा रहे थे। फ्लैशिंग सायरन्स heralded endless emergencies and a fleet of buses rumbled past, their doors opening and closing with a powerful hiss throughout the night। अब वहाँ पर फ्लैशिंग सायरन्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा सायरन्स बज रहे थे। हेराल्डेड होता है यानी कि घोषणा कर रहे थे। जैसे एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस या फिर पुलिस की गाड़ी होती है, उसके ऊपर सायरन लगा होता है, तो वो सायरन हमें क्या दिखाता है, एम्बुलेंस का सायरन तो हमें दिखाता है कि एमरजेंसी है।
तो उससे वो कुछ ना कुछ घोषणा करते हैं इमरजेंसी की, सायरन। तो वैसे ही सायरन्स थे जो कुछ ना कुछ घोषणा कर रहे थे, और साथ ही साथ वहाँ पर इमरजेंसी की घोषणा कर रहे थे सायरन। एंड फ्लीट ऑफ बसेस, फ्लीट ऑफ बसेस क्या है, यानी कि वाहनों, बसेस का समूह था काफ़ी ज़्यादा, एक के बाद एक, उनके कईयों के डोर बंद, कईयों के खुले, विद अ पावरफुल हिस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबी सी आवाज़ कर रहे थे, और लगभग पूरी रात ये आवाज़ चलती रही थी। द नॉइज वॉज कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टिंग। अब ये नॉइज़ जो थी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, एट टाइम सफोकेटिंग, और कई बार तो क्या था, मुझे सफोकेट कर रही थी, घुटन सी महसूस होने लग गई थी उस रूम के अंदर। I felt it deep in my ribs, just as I had felt the furious drone of the engine on the SS Roma. अब ये बताते हैं कि इससे क्या है, मुझे लगभग अपनी रिब्स के अंदर, अपनी जो पसली की हड्डी होती है, हम बोलते हैं ना हड्डी पसली एक कर दूंगा, एक्चुअली वो पसली की हड्डी होती है जो हमारी क्या होती है, चेस्ट को जोड़ती है, जो कर्व बोन होती है जो चेस्ट की तरफ जाती है, उसे हम पसली की हड्डी बोलते हैं। तो वो पसली की हड्डी है, उसके अंदर इनके काफ़ी ज़्यादा अजीब सी घबराहट सी होने लगी थी। जैसे कई बार हम झूले पर बैठते हैं, बिल्कुल हाइट पर जाने के बाद हमारे कुछ घबराहट सी होने लग जाती है पेट के अंदर, तो वैसी सी इनको घबराहट होने लगी थी। आई हैड फेल्ट द फ्यूरियस ड्रोन ऑफ द इंजन। तब इन्हें किस चीज़ की याद आई, जो SS रोमा जल यहाँ था इनका वेसल था, उसके अंदर इंजन के पास बैठे हुए जो इन्होंने जो फील किया था, वैसी सी फील इन्हें फिर से आने लगी थी। बट देयर वॉज नो शिप डेक टू एस्केप टू। लेकिन अब इसके अंदर तो क्या था, कोई शिप डेक नहीं था। डेक क्या होता है, शिप वगैरह की जो छत होती है उसे शिप डेक कहते हैं। तो यहाँ पर तो कोई शिप के डेक की तरह कोई ऊपर छत वगैरह नहीं थी जिस पर मैं चला जाऊँ। नो ग्लिटरिंग ओशन, कोई भी इस तरह का यानी कि शानदार सा ओशन नहीं था जिससे मेरे को इस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन मिले। और नो ब्रीज टू कूल माई फेस, कोई भी इतनी तेज़ हवा नहीं थी जिससे कि मुझे अपने फेस को ठंडक मिले। और नो वन टू टॉक, और यहाँ पर कोई भी नहीं था जिससे कि मैं बात कर सकूँ। I was too tired to pace the gloomy corridors of the YMCA in my drawstring pajamas. अब आगे बताते हैं कि मैं इतना थक गया था कि मेरे पास अब कॉरिडोर के अंदर चलने के लिए भी मेरे पैरों में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं YMCA के जो कॉरिडोर्स हैं उनके अंदर अपने ड्रॉ स्ट्रिंग यानी कि नाड़े वाले पजामे के साथ चल सकूं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको कि वो चल नहीं पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। इंस्टीड आई सेट एट द डेस्क एंड स्टेयर्ड आउट द विंडो, और इसके बजाय फिर मैं घूमने की बजाय क्या करने लग गया, डेस्क पर बैठ गया और विंडो से बाहर की तरफ देखने लग गया। एट द सिटी हॉल ऑफ कैम्ब्रिज एंड अ रो ऑफ स्मॉल शॉप्स, और वहाँ पर मैंने क्या देखा, कैम्ब्रिज की सिटी हॉल देखी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी दुकानें, हॉल्स देखी, और छोटी छोटी शॉप्स को भी देखा। इन द मॉर्निंग आई रिपोर्टेड टू माई न्यू जॉब एट द डेवी लाइब्रेरी, अ बिग फोर्ट लाइक बिल्डिंग एट बाय मेमोरियल ड्राइव। अब अगले दिन इन्होंने अपनी जो जॉब थी डेवरी लाइब्रेरी के अंदर, वहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट किया, और इनकी जो ये बिल्डिंग थी ये कहाँ थी, मेमोरियल ड्राइव थी, उसके लगभग आसपास, यानी कि साथ वाली ही बिल्डिंग थी, फोर्ट लाइक यानी कि एक किले के आकार से कोई बिल्डिंग थी। बीग, बीग क्या है यहाँ पर, एक मतलब लाइट ब्राउन कलर होता है ना, उसे बीग बोलते हैं, यानी कि हल्के भूरे रंग की इनकी जो किले के आकार की लगभग बिल्डिंग थी डेवी लाइब्रेरी। वहाँ पर इन्होंने अपनी नई जॉब में रिपोर्ट किया, यानी कि वहाँ पर अपनी प्रेजेंस दी। I also opened a bank account, rented a post office box, and bought a plastic bowl and a spoon at Woolworths, a store whose name I recognized from London. अब आगे ये बताते हैं कि मैंने उसके बाद वहाँ पर एक बैंक में अपना अकाउंट भी खुलवाया था, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी लिया था जिसमें कि मेरी डाक आ सके या मैं अपनी पोस्ट अपडेट करवा सकूँ। साथ ही साथ एक प्लास्टिक का बाउल लिया था और एक स्पून लिया था। कहाँ से लिया था, वूलवर्थ से, एक स्टोर है जिनका नाम इन्होंने लंदन में ही पढ़ लिया था बुक के अंदर। आई वेंट टू प्योरिटी सुप्रीम। अब प्योरिटी सुप्रीम ये कहाँ गए, इनके आसपास की जो मार्केट थी वहाँ गए। वॉन्डरिंग अप एंड डाउन द आयल्स, वहाँ पर ये लगभग आयल्स के अंदर, यानी कि वहाँ पर जो गलियारा था, रास्ता था, वहाँ पर वो घूमते रहे, कभी ऊपर कभी नीचे। कन्वर्टिंग ऑन्चेज टू ग्राम्स। अब ऑन्चेज, ऑन्चेज क्या होता है, ऑन्चेज भी एक मतलब वेट की ही करेंसी कह सकते हैं हम, या वेट मेजरिंग कह सकते हैं। ऑन्चेज के अंदर क्या होता है, ऑन्चेज के अंदर क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 28.3 ग्राम्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 1 ऑन्च इज इक्वल टू 28.3 ग्राम्स। और अगर हम एक पाउंड की बात करें तो एक पाउंड के अंदर हम 16 ऑन्सेस को काउंट करते हैं। आप कहते हैं ना कि ये 1 पाउंड का केक है, ये 2 पाउंड का केक है, तो वो ऑन्सेस में अगर हम काउंट करें तो लगभग 1 पाउंड किसके बराबर होता है, 16 ऑन्सेस, या फिर 450 अप्रॉक्सीमेट 450 ग्राम्स के।
तो ये ऑनसेस को ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे थे, कंपेयरिंग प्राइसेस टू थिंग्स इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड की और अमेरिका के अंदर जो प्राइसेस का डिफरेंस है उसे कंपेयर कर रहे थे। इन द एंड आई बॉट अ स्मॉल कार्टून ऑफ मिल्क एंड अ बॉक्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स। अंत में इन्होंने वहां से सिर्फ एक कार्टून लिया मिल्क का और कॉर्नफ्लेक्स का एक बॉक्स उठाया। दिस वॉज माई फर्स्ट मील इन अमेरिका, और ये अमेरिका के अंदर इनका पहला भोजन था। आई एट इट एट माई डेस्क, ये इन्होंने अपने रूम में आकर अपने डेस्क पर खाया। आई प्रेफर्ड इट टू हैम बर्गर्स और हॉट डॉग्स। अब हैम बर्गर्स क्या होते हैं? बर्गर्स होते हैं, डबल ब्रेड होती है जो बर्गर वाली होती है ब्रेड, उसके अंदर जो मांस के टुकड़े छोटे छोटे करके पीसेस करके जो भरे जाते हैं उसे हैम बर्गर्स कहते हैं, जिन्हें हॉट डॉग्स भी कहा जाता है। आई प्रेफर्ड it to the hot dogs, the only alternative I could afford in the coffee shop on Massachusetts Avenue, and besides at the time I had yet to consume any beef। अब आगे ये बताते हैं इनके पास इनकी प्रेफरेंस तो थी हैमबर्गर्स की या हॉट डॉग्स की, लेकिन लिया इन्होंने क्या? इनका फर्स्ट मील ही लिया, क्योंकि ये इनके पास सिर्फ अल्टरनेटिव था कॉफ़ी शॉप के अंदर, इसके अलावा इनके पास और कुछ खाने को नहीं दिखा इन्हें वहाँ पर। ये गए कहाँ थे? मैसाचुसेट्स एवेन्यू के अंदर गए थे, यानी कि घूमने गए थे उस एरिया में, हॉल के अंदर, और लगभग वहाँ पर एट द टाइम हैड येट टू कंज्यूम एनी बीफ। कंज्यूम करना था इन्हें, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्हें बीफ क्या होता है? बीफ होता है गौ मांस होता है, यानी कि गाय का मांस होता है। तो ये गाय के मांस को ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने प्रेफरेंस की हैमबर्गर्स की। इवन द सिंपल श्योर ऑफ बाइंग मिल्क वॉज न्यू टू मी। अभी आगे बताते हैं कि वहाँ पर इनके लिए दूध खरीदना भी इनके लिए नया सा अनुभव हो गया था। इन लंदन वी वुड हैव बॉटल्स डिलीवर्ड ईच मॉर्निंग टू आवर डोर, क्योंकि लंदन के अंदर तो क्या होता था, इनके घर के बाहर बॉटल्स जो है वो रखी हुई मिल जाती थी इन्हें हर एक सुबह, लेकिन यहाँ पर तो एक कार्टून लेके आए थे मिल्क का, फिर तो इनके लिए न्यू एक्सपीरियंस था ये भी। इन अ वीक आई हैड एडजस्टेड मोर और लेस। अब बच्चे आगे ये बताते हैं कि लगभग एक हफ्ता लग गया था मुझे वहाँ पर सेट होने में, कुछ ज़्यादा या कम कह सकते हैं। आई एट कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क मॉर्निंग एंड नाइट। अब दिन रात ये कॉर्नफ्लेक्स और दूध खाते पीते रहते थे। एंड बॉट सम बनानाज फॉर वैरायटी, और कुछ फ्लेवर लाने के लिए ये केले भी खरीद लाए थे। स्लाइसिंग दैम इनटू द बाउल विद द एज ऑफ माई स्पून। और जैसे हमने जाना कि ये बाउल और स्पून लेके आए थे, तो ये बनाना को अपने चम्मच के किनारे से काटते थे बाउल के अंदर रख के। इन एडिशन आई बॉट टी बैग्स एंड अ फ्लास्क। अब साथ ही साथ इन्होंने टी बैग्स भी लिए और फ्लास्क भी लिए। फ्लास्क क्या होते हैं? फ्लास्क आप एक इस तरह का कंटेनर कह सकते हो जिसके अंदर आप गर्म या ठंडा पानी या कुछ भी लिक्विड रख सकते हो, जैसे कि आजकल बॉटल्स आती हैं गर्म या ठंडे पानी की, तो वो भी हम फ्लास्क बोल सकते हैं। विच द सेल्समैन इन वुलवर्थ रेफर टू एज द थर्मस। अब यहाँ पर थर्मस बता दिया गया है, तो ठीक है ध्यान रखिएगा। तो वुलवर्थ के सेल्समैन ने इसे क्या कहा था? थर्मस कहा था। अ फ्लास्क ही इन्फॉर्म्ड मी वी वॉज यूज टू स्टोर विस्की। तो ये किस लिए मेनली यूज़ किया जाता है? फ्लास्क विस्की को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अनदर थिंग आई हैड नेवर कंज्यूम्ड फॉर द प्राइस ऑफ 1 cup of tea at the coffee shop आई फिल्ड द फ्लास्क विद बॉइलिंग वाटर ऑन माई वे टू वर्क ईच मॉर्निंग। अब इन्होंने लगभग 1 कप चाय पीने की बजाय, 1 कप चाय के प्राइस की बजाय, इन्होंने उस फ्लास्क के अंदर, उस कंटेनर के अंदर लगभग बॉटल को, उस पूरी बॉटल को गर्म पानी से भरवा लिया। टू वर्क ईच मॉर्निंग, हर एक मॉर्निंग की बात है ये। एंड ब्रूड द 4 cups आई ड्रिंक इन द कोर्स ऑफ अ डे। और लगभग 4 कप दिन के ये क्या करते थे? फिर इसके पी जाते थे। आई बॉट अ लार्ज कार्टून ऑफ मिल्क। इसके बाद इन्होंने एक बड़ा सा कार्टून ले लिया मिल्क का भी। एंड लर्न टू लीव इट ऑन द शेडेड पार्ट ऑफ द विंड शेल एज आई हैड सीन अनदर रेजिडेंट एट द YMCA डू। अब इन्होंने क्या किया? लगभग बड़ा सा कार्टून रख लिया था, मिल्क का ले लिया था। फिर इन्होंने आदत डाल ली कि जो विंडो सिल है, यानी कि जो खिड़की है उसके नीचे का जो पार्ट होता है, विंडो सिल होता है जो खिड़की है, उसके नीचे कुछ अलमारी टाइप या खाने बने होते हैं, वो वाला पार्ट। तो उस विंड सेल के शेडेड पार्ट में, यानी कि छायादार पार्ट में, इन्होंने उस कार्टन को रख दिया ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि इनके पास फ्रिज वगैरह तो था नहीं। और ये चीज़ इन्होंने कहाँ से सीखी? YMCA के रेजिडेंट में ही कोई बंदा इस तरह से करता था, तो वहाँ पर देख के ये भी कॉपी करने लग गए। टू पास द टाइम इन द इवनिंग्स आई रीड द बॉस्टन ग्लोब डाउनस्टेयर्स। तो शाम को टाइम पास करने के लिए नीचे, सीढ़ियों के नीचे की तरफ बैठकर बॉस्टन ग्लोब पढ़ते थे। इन अ स्पेशियस रूम, एक बड़े से रूम के अंदर, विद स्टेन ग्लास विंडोज़। और जिसके जो ग्लास हैं विंडो के, वो कैसे हैं? स्टेन्ड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे वाले हैं। आई रीड एवरी आर्टिकल एंड एडवर्टीजमेंट सो दैट आई वुड ग्रो फैमिलियर विद थिंग्स।
अब ये हर एक आर्टिकल किस लिए पढ़ते थे एडवर्टीजमेंट, ताकि वो यहाँ अमेरिका के अंदर की थिंग्स के साथ फैमिलियर हो सकें। एंड व्हेन माई आइज ग्रू टायर्ड आई स्लेप्ट, और जब भी मेरी आंखें थकती थी तो मैं सो जाता था। ओनली आई डिड नॉट स्लीप वेल, लेकिन फिर भी मैं अच्छी तरह से नहीं सो पाता था। ईच नाइट आई हैड टू कीप द विंडो वाइड ओपन, हर एक रात को मुझे पूरी विंडो जो है ओपन रखनी पड़ती थी। इट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ एयर इन द स्टीफिंग रूम, क्योंकि ये इस दम घुटने वाले कमरे के अंदर क्या थी, हवा का एकमात्र सोर्स थी ये खिड़की। एंड द नॉइस वॉज इनटॉलरेबल, और जो बाहर से नहीं नॉइस आ रही थी भैया बहुत ज़्यादा आ रही थी, इनटॉलरेबल थी यानी कि सहन नहीं कर पा रहा था मैं वो। आई वुड लाई ऑन द कॉट, अब मैं पलंग पर पड़ जाता था यानी कि लेट जाता था। विद माई फिंगर्स प्रेस्ड इन टू माई ईयर्स, और मैं क्या करता था अपने उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लेता था। व्हेन आई ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप, जब भी मैं सोने लगता था तो सोने जाने के समय क्या करता था, मैं अपने कानों को अपने उंगलियों से बंद कर लेता था। माई हैंड्स फेल अवे एंड द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक वुड वेक मी अप अगेन, और भैया धीरे धीरे मेरे को नींद आती थी, लेकिन जैसे ही नींद आती थी तो मेरे हाथ नीचे चल जाते थे कानों से, और उसके बाद फिर से वो नॉइस आती थी और फिर से मैं उठ जाता था। Pigeon feathers drifted onto the windowsill, and one evening when I poured milk over my cornflakes, I saw that it had soured. और लगभग क्या होता था, पिजन के फेदर्स होते थे वो मेरी विंडो सिल पर ज़्यादातर पड़े रहते थे, इधर उधर बिखरे रहते थे, यानी कि वहाँ पर वो आते रहते थे पिजन्स ज़्यादा। और एक शाम को तो क्या हुआ, व्हेन आई पॉर्ड मिल्क, जब भी मैंने मतलब मिल्क के अंदर अपने कॉर्नफ्लेक्स डाले तो मुझे एहसास हुआ कि ये दूध तो यार खट्टा हो चुका है। तो वो खट्टा किस वजह से हुआ था, इसके पिजन फेदर्स की वजह से हुआ था। नेवरदलेस आई रिसॉल्व टू स्टे एट द YMCA फॉर 6 वीक, किसी ना किसी तरह मैंने मतलब 6 हफ्ते तो बिताए YMCA में। अनटिल माई वाइफ्स पासपोर्ट एंड ग्रीन कार्ड वो वर रेडी, और इतने में क्या हुआ, मेरी वाइफ का जो पासपोर्ट था और ग्रीन कार्ड था वो रेडी हो गया। Once she arrived, I would have to rent a proper apartment, and so from time to time I studied the classified section of the newspaper or stopped in at the housing office at MIT during my lunch break. अब आगे ये बताते हैं कि जब मेरी वाइफ आ जाएगी तो मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे एक प्रॉपर अपार्टमेंट चाहिए था। तो टाइम टाइम पर मैं क्या करता था, जो हमारी न्यूज़पेपर के अंदर क्लासीफाइड वाला सेक्शन आता है, क्लासीफाइड सेक्शन अगर आप लोकल न्यूज़पेपर में भी देखेंगे तो आपको दिखेगा, जिसमें डेली बेसिस पर वर वधू चाहिए, हाउस रेंट पर लीजिए, हाउस बेचना है, घर खरीदना है, ये वो जॉब पाइए, इस तरह के कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट दिए होते हैं। तो उसी क्लासिफाइड सेक्शन में ये चेक करते रहते थे। साथ ही साथ MIT ऑफिस जो इनका था उसके आसपास के एरिया में ही कहीं ना कहीं वो लंच ब्रेक में घर ढूंढते रहते थे। टू सी वट वॉज अवेलेबल इन माई प्राइस रेंज, और ये किस लिए ढूंढते थे, ताकि ये ढूंढ सकें कि इनकी प्राइस रेंज में कुछ ना कुछ इन्हें मिल जाए। इट वॉज इन दिस मैनर दैट आई डिस्कवर्ड अ रूम फॉर इमीडिएट ऑक्यूपेंसी इन अ हाउस ऑन अ क्वाइट स्ट्रीट, द लिस्टिंग सैड फॉर $8 पर वीक। और इसी के साथ साथ इन्हें क्या हुआ, इसी मैनर में इन्हें एक रूम मिला, मतलब एक रूम इन्होंने खोज निकाला जो कि इमीडिएट ऑक्यूपेंसी में, यानी कि ज़रूरत के समय अगर इन्हें ज़रूरत में भी चाहिए तो मिल जाएगा। ये कहाँ था, एक शांत से गलियारे में था, शांत सी गली में था, और इस पर क्या लिखा हुआ था कि हर हफ्ते के आपको $8 देने पड़ेंगे। आई कॉपीड द नंबर इनटू माय गाइड बुक एंड डायल्ड फ्रॉम अ पे टेलीफोन। अब मैंने वहाँ से वो नंबर कॉपी किया और साथ ही साथ क्या किया, फिर मैंने जो पेड टेलीफोन होते हैं वहाँ से जाकर उस नंबर को डायल किया, सॉर्टिंग थ्रू द कॉइन्स, और मैंने वहाँ पर मतलब वो सिक्का डाला टेलीफोन के अंदर, फिर नंबर डायल किया, विद विच आई वॉज स्टिल अनफेमिलियर। और ये भी मेरे लिए नई चीज़ थी, इसके साथ भी मैं फेमिलियर नहीं था। स्मॉलर लाइटर दैन शीलिंग्स, अब ये जो सिक्का था ये मतलब शीलिंग्स से तो थोड़ा हल्का था और छोटा भी था। हैवियर एंड ब्राइटर दैन पैसा, लेकिन जो हमारे इंडियन पैसे होते हैं इससे काफ़ी हैवियर था और चमकीला भी था। हु इज स्पीकिंग, अ वुमेन डिमांडेड। तो भैया फ़ोन पे बात हुई, फ़ोन पे एक वुमेन बोली, कौन बोल रहा है भाई। हर वॉइस वॉज बोल्ड एंड क्लैमरस। अब इनकी जो वॉइस थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल्ड थी और क्लैमरस थी, यानी कि बहुत ही अति तीव्र थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। येस गुड आफ्टरनून मैडम, आई एम कॉलिंग अबाउट द रूम फॉर रेंट। तो आगे से हमारे जो भाई साहब हैं वो जवाब देते हैं, नरेटर जवाब देते हैं कि गुड आफ्टरनून मैडम, मैं तो मतलब मैंने कॉल की है आपका जो एडवर्टीज़मेंट देख के, मुझे रेंट पर रूम चाहिए था। हार्वर्ड और टेक, तो मतलब आगे से वुमेन पूछती है हार्वर्ड या टेक, भैया तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, हार्वर्ड में काम करते हो टेक में। आई बैग योर पार्डन,
तो आगे से हमारे भाई साहब जवाब देते हैं कि क्षमा कीजिए मैडम। आई बैग योर पार्डन का मीनिंग होता है माफ़ कीजिए या फिर मैं कुछ समझा नहीं। तो अब ये बंदा बोलता है कि मैं कुछ समझा नहीं मैडम मैं। एंड यू फ्रॉम हार्वर्ड और टेक। अब मैडम फिर से बोलती हैं कि भैया तुम हार्वर्ड से हो या टेक से हो, किस में काम करते हो। गैदरिंग दैट टेक रेफर टू द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई रिप्लाइड आई वर्क एट डेवी लाइब्रेरी एडिंग टेंटेटिवली एट टेक। अब इन्होंने फिर जैसे जैसे करके दिमाग में अपनी कैलकुलेशन जोड़ी तो इन्होंने बोला कि मैं टेक के अंदर काम करता हूँ, क्योंकि MIT जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक के अंदर आता है, तो मैं काम करता हूँ डेवी लाइब्रेरी के अंदर। और फिर साथ ही साथ ये बोले एट टेक यानी कि टेक पर काम करता हूँ, टेंटेटिवली यानी कि मतलब जल्दी जल्दी में, हड़बड़ाहट में। आई वॉज गिवन एन एड्रेस एंड एन अपॉइंटमेंट फॉर 7 o'clock दैट इवनिंग। और तब मैडम ने मेरे को अपना एड्रेस दिया और शाम को 7 बजे की हमारी जो थी अपॉइंटमेंट हो गई थी। 30 minutes बिफोर द आवर आई सेट आउट माई गाइड बुक इन माई पॉकेट, माई ब्रीथ फ्रेश विद लिस्टेराइन। अब आगे बताते हैं कि मैंने लगभग जाने से आधा घंटा पहले ही अपना मतलब तैयारी खींच ली थी अपनी, जाने के लिए तैयार था मैं, गाइड बुक अपनी पॉकेट में डाल ली थी, कुछ ना कुछ माउथ फ्रेशनर यूज़ कर लिया था ताकि मेरी ब्रीथ फ्रेश लगे। आई टर्न डाउन द स्ट्रीट शेडेड विद ट्रीज। और साथ ही साथ मैं चल पड़ा एक ऐसे गलियारे पर, एक ऐसे रास्ते पर जिसमें काफ़ी पेड़ थे, परपेंडिकुलर टू मैसाचुसेट्स एवेन्यू। और लगभग मैं उसके परपेंडिकुलर होकर चला, लगभग सीधा सीधा मैसाचुसेट्स एवेन्यू से चलता गया। स्ट्रे ब्लेड्स ऑफ ग्रास पॉक बिटवीन द क्रैक्स ऑफ द फुटपाथ। अब रास्ते में भैया क्या हुआ कि जो मतलब घास थी उसके स्ट्रे ब्लेड्स आ गए थे बीच में मेरे, यानी कि घास के जो तीखे मतलब वो घास जो थी फुटपाथ पर थी वो काफ़ी ज़्यादा तीखी तीखी सी थी, तो चलते हुए वो फील हो रही थी, चुभ रही थी। इन स्पाइट्स ऑफ द हीट आई वोर अ कोट एंड अ टाई। अब मैंने भैया इतनी गर्मी में भी कोट और टाई पहन ली थी, रिगार्डिंग द इवेंट एज आई वुड एनी अदर इंटरव्यू। और मुझे ऐसा लगने लग गया था कि यार मैं किसी इंटरव्यू में तो नहीं जा रहा अब। आई हैड नेवर लिव्ड इन द होम ऑफ अ पर्सन हु वॉज नॉट इंडियन। अब आगे ये बताते हैं कि मैं कभी भी ऐसे घर पर नहीं रहा था जो किसी इंडियन का ना हो। द हाउस सराउंडेड बाय अ चैन लिंक फेंस वॉज ऑफ वाइट विद डार्क ब्राउन ट्रिम। अब आगे ये बताते हैं कि वो जो घर था, अब ये घर के बारे में बताते हैं कि घर कैसा था, वो पूरी तरह से घिरा हुआ था चैन लिंक फेंस से, यानी कि मतलब उसके चारों तरफ ताराबंदी वगैरह की हुई थी, तारबंदी की हुई थी। और अनलाइक द स्टूको रो हाउस आई वुड लिव्ड इन लंडन, दिस हाउस फुली डिटैच्ड। और स्टूको रो हाउस क्या होते हैं, लगभग मतलब एक के बाद एक जुड़े हुए मतलब घर होते हैं, वो स्टूको रो हाउस होते हैं। जो कि ये लंदन में रह के आए थे, वहाँ पर स्टूको रो हाउस थे, लेकिन ये जो हाउस था ये पूरी तरह से डिटैच्ड था, यानी कि ये एक अलग घर था, इसके साथ दोनों तरफ ही कोई भी घर मिलता जुलता नहीं था, यानी कि साइडों में ताराबंदी की हुई थी भैया, अभी मैंने बताया आपको, तो ताराबंदी की हुई थी, तो यह घर अलग ही है अपने आप ही। वॉज कवर्ड विद वुडेड शिंगल्स सॉरी। तो इसके साथ ही बताते हैं कि ये जो घर था ये किससे कवर था, वुडेड शिंगल से कवर था। शिंगल्स क्या होते हैं, जैसे आजकल हम घरों में यूज़ करते हैं वॉल पर या फ्लोर पर लगाने के लिए टाइल्स, तो उसी तरह ये लकड़ी वाली टाइल्स होती हैं जो वॉल पर या फिर छत के ऊपरी हिस्से पर लगाई जाती हैं। तो ये पूरी तरह से कवर कैसे था, वुडन शिंगल से कवर था, विद अ टैंगल ऑफ फॉर्सिथिया बुशेस प्लास्टर्ड अगेंस्ट द फ्रंट एंड साइड्स। और इसके साथ ही इसके क्या था, टैंगल ऑफ फॉर्सिथिया बुशेस थे। अब टैंगल क्या होता है, टैंगल होता है गुच्छा, और फॉर्सिथिया प्लांट्स क्या होते हैं, येलो फ्लावर प्लांट्स होते हैं जो कि स्प्रिंग सीजन में आते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में आने वाले येलो प्लांट्स का गुच्छा भी था, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लहरा रहा था आगे की तरफ और साइड्स में भी। व्हेन आई प्रेस्ड द कॉलिंग बेल द वुमन with whom I had spoken on the phone hollered from what seems to be just the other side of the door, 1 minute please। और जैसे ही मैंने बेल बजाई तो दूसरी तरफ से एक वुमेन ने बोला, हॉलर्ड, जो कि मतलब फ़ोन पर भी चिल्ला रही थी, वही अंदर से आवाज़ आई और उसने बोला कि भैया भैया 1 मिनट रुको प्लीज़, मैं आ रही हूँ बस। अब आगे क्या होता है, सेवरल मिनट्स लेटर द डोर ओपन्ड बाय अ टाइनी एक्सट्रीमली ओल्ड वुमेन। तो अब आगे बात आती है कि लगभग कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही मिनटों बाद एक बूढ़ी सी छोटी सी गिट्ठी सी औरत ने दरवाज़ा खोला। अ मास ऑफ स्नोवी हेयर्स वर अरेंज्ड लाइक अ स्मॉल स्नैक सैक ऑन द टॉप ऑफ हर्स हेड।
अब उसके सिर पर इतने सफ़ेद बाल थे, ऐसा लग रहा था कि लगभग किसी ने स्नो रख दी हो उसके सिर पर, और वो इस तरह से अरेंज थे, सैक ऑन द टॉप ऑफ हर हेड, यानी कि जैसे वो चिपके हुए हों उसके सिर के साथ, मतलब नीचे बैठे हुए थे बाल, ऐसे कह सकते हैं। एज आई स्टेप्ड इन टू द हाउस शी सैट डाउन ऑन अ वुडन बेंच पोजिशन एट द बॉटम ऑफ अ नैरो कारपेट स्टेयरकेस। अब जैसे ही मैं घर में घुसा तो वो औरत जो थी वो लगभग एक लकड़ी के बेंच पर बैठ गई, और जिसकी पोजीशन थी वो कैसी थी कि वहाँ पर जो स्टेयरकेस थी कारपेटेड, यानी कि उनकी जो छोटी छोटी घर में पेड़ियाँ थी जिस पर कारपेट भी बिछा हुआ था, उसके लगभग कॉर्नर के साइड में ही उस बेंच की पोजीशन थी। वंस शी वॉज सेटल्ड ऑन द बेंच इन अ स्मॉल पूल ऑफ लाइट शी पेयर्ड अप एट मी विद अनडिवाइडेड अटेंशन। और जैसे ही वो उस बेंच पर बैठ गई तो वो मतलब उस घर के अंदर अब स्मॉल पूल ऑफ लाइट यानी कि धीमी धीमी सी रोशनी थी, तो उस धीमी धीमी रोशनी में ही उन्होंने मुझे पेयर अप करना यानी कि घूरना शुरू कर दिया, और बिल्कुल पूरी अटेंशन के साथ, अनडिवाइडेड अटेंशन यानी कि पूरी तरह से अटेंशन देकर वो मेरे को घूर रही थी। शी वोर अ लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट दैट स्प्रेड लाइक अ स्टिफ टेंट ऑफ द फ्लोर टू द फ्लोर। उन्होंने एक लंबी सी काले रंग की स्कर्ट पहन रखी थी जो कि कैसी फील दे रही थी कि जैसे फ्लोर पर स्टिफ टेंट जो है वो बिछा हुआ हो। एंड अ स्टार्च वाइट शर्ट एज्ड विथ रफल्स एट द थ्रोट एंड कफ्स। अब स्टार्च यहाँ पर एक कपड़े की वैरायटी है, तो उन्होंने स्टार्च वाइट शर्ट पहन रखी थी जिसके एजेस जो थे वो रफल बना रहे थे, यानी कि जो थ्रोट यानी कि गले का कॉलर और कफ बाजू के कफ थे वो सारे क्या है झालरदार थे, यानी कि झालरियाँ सी उस पर बन रही थी। हर हैंड्स फोल्डेड टुगेदर इन हर लैप। उन्होंने अपने हाथ जो थे वो जोड़कर अपनी लैप में गोदी में रख लिए। हैड लॉन्ग लॉन्ग पैलिड फिंगर्स, और उनकी जो फिंगर्स थी, हाथ की फिंगर्स जो थी वो लगभग ऐसी सी थी कि उनमें खून ही ना हो यार, पैलिड थी यानी कि खून रही थी। विद स्वॉलन नकल्स एंड टफ येलो नेल्स, और उनके जो नाखून थे वो पीले पीले से और टाइट टाइट से थे दिखने में, और स्वॉलन नकल्स थे। अब नकल्स क्या होते हैं? नकल्स आपको ध्यान रखना है, जो हमारी उंगलियां होती है और हमारी जो हथेली होती है उसको जोड़ने वाला जो जोड़ होता है ना, उसको नकल्स बोलते हैं। तो वो जो जोड़ था वो भी सूजा हुआ था, स्वॉलन था। एज हैड बैटर्ड हर फीचर्स सो दैट शी ऑलमोस्ट रिसेंबल्ड अ मैन। अब एज बता रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा बैटर्ड हैं, यानी कि काफ़ी मतलब बूढ़ी हो चुकी हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अब यंग नहीं दिख रही हैं, और उसी से उनके फीचर्स का भी पता लग रहा था। और रिसेंबल्ड अ मैन, और ये कैसा सा फील हो रहा था, एक बंदे की तरह इनकी फीलिंग आ रही थी। रिसेंबल्ड यानी कि लुक लाइक। विद शार्प श्रंकन आइज, और इनकी शार्प तीखी सी और बंद बंद सी श्रंकन आइज थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नहीं खुल रही थी। प्रोमिनेंट क्रीजेज ऑन आइदर साइड ऑफ हर नोज, और नाक के दोनों साइड क्या थी, हल्की हल्की सी झुर्रियाँ बन रही थी जो कि मेनली दिखाई दे रही थी, जिससे पता लग रहा था कि वो काफ़ी बुजुर्ग हैं। हर लिप्स चैप्ड एंड फैडर, अब उनके लिप्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कटे फटे से थे। हैड नियरली डिसअपियर्ड, और लगभग मुंह के अंदर की तरफ दबे हुए थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे। एंड हर आईब्रोज वर मिसिंग ऑल टुगेदर, और काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग होने की वजह से उनकी आईब्रोज थी जो वो भी अब गायब हो चुकी थी। नेवर द लेस शी लुक फियर्स, और अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खूंखार, काफ़ी ज़्यादा भयंकर सी लग रही थी, ऐसा हमारे नरेटर बताते हैं। सो लुक अप शी कमांडेड, शी शाउटेड इवन दो आई स्टूड ओनली अ फ्यू फीट अवे। अब वो ज़ोर से बोलती हैं, ज़ोर से चिल्लाकर बोलती हैं, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं बैठी थी मेरे से, फिर भी ज़ोर से चिल्लाकर बोलती हैं। फास्टन द चैन एंड फर्मली प्रेस दैट बटन ऑन द नॉब, कि जल्दी से इस चैन को पकड़ो, बंद करो, और जो मतलब इसमें जो बटन है, जैसे बटन कौन सा अब कह रहे हैं यहाँ पर, नॉब किसको कहते हैं, कि जो गेट होता है गेट पर एक हैंडल लगा होता है उसको नॉब बोला जाता है। तो उस नॉब को भी क्या कर दो, बंद कर दो जल्दी से। इस तरह से आपको करना है, ये आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, ऐसा वो वुमेन बोलती हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शैल डू व्हेन यू एंटर, इज दैट क्लियर? तो वो वुमेन बोलती हैं जोर से चिल्लाकर कि आपको सबसे पहले भैया यही करना है घर के अंदर एंटर होते ही, कि जल्दी से चैन को खींचो, बंद करो, और उसके बाद बटन को भी, जो नॉब का जो बटन है उसे भी प्रेस कर दो ताकि वो लॉक हो जाए। आई लॉक द डोर एज डायरेक्टेड एंड एग्जामिन द हाउस, तो जैसे मुझे बताया गया मैंने उस गेट को बंद किया और फिर घर को एग्जामिन करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टू द बेंच ऑन विच द वुमेन सेट वॉज अ स्मॉल राउंड टेबल, और जिस टेबल पर वो वुमेन बैठी थी उसके साथ ही एक राउंड सी टेबल थी। इट्स लेग फुली कंसील्ड, और इसकी जो लेग थी वो पूरी अंदर की तरफ दबी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा हिडन सी थी। मच लाइक द वुमेन्स बाय अ स्कर्ट ऑफ लेस, और लगभग पूरी उसी तरह जैसे कि उस वुमेन की लेग थी, जो कि जो
उस स्कर्ट की लेस से, स्कर्ट की जो लेस क्या होती है, जो जालीदार कपड़ा होता है, यानी कि उस जालीदार स्कर्ट की लेस, यानी कि जालीदार स्कर्ट की वजह से उसकी लेग हिडन हो रही थी, उसकी उसी की तरह उस राउंड टेबल की भी लेग्स हिडन हो रही थी। द टेबल हेल्ड अ लैम्प, अब उस टेबल पर एक लैंप था, एक ट्रांजिस्टर रेडियो था, अ लेदर चेंज पर्स, एक लेदर चेंज का पर्स था जिस पर क्या है सिल्वर क्लैप्स लगे थे, यानी कि सिल्वर कलर का सिल्वर सा हैंडल लगा हुआ था कुछ, एंड अ टेलीफोन, और एक टेलीफोन पड़ा था। अ थिक वुडन केन कोटेड विद अ लेयर ऑफ डस्ट वाज प्रॉप्ड अगेंस्ट वन साइड, उस टेबल के एक किनारे पर एक वुडन का केन यानी कि वुडन का डंडा सा रखा हुआ था, पाइप सी रखी हुई थी जिस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट की लेयर बन रही थी। डस्ट की लेयर क्यों बन रही थी, क्योंकि या तो उसे काफ़ी समय से वहाँ से हिलाया नहीं गया होगा या उसे साफ़ नहीं किया होगा था, जिस वजह से उस पर डस्ट की लेयर बन गई और वो एक किनारे पर खड़ाया गया था टेबल के सहारे। देयर वॉज ए पार्लर टू माई राइट, और मेरे राइट साइड में ही, जहाँ मैं बैठा था उसके राइट साइड में ही पार्लर था। पार्लर क्या है यहाँ पर, पार्लर का मीनिंग होता है बैठक, या जिसे आप ड्राइंग रूम बोलते हैं या फिर गेस्ट रूम भी बोलते हैं। तो मेरे राइट साइड में ही वो पार्लर था। कहाँ गए, सो लाइंड विद बुक केसेज एंड फिल्ड विद शैबी क्लॉ फुटेड फर्नीचर, और वो लगभग वहाँ पर उसमें सारी बुक्स लगी हुई थी, साथ ही साथ बुक केस था, यानी कि साथ ही साथ बुक रखने की अलमारी भी थी, और वो अलमारी कैसी थी, शैबी थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी सी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही हुई होगी वो। इन द कॉर्नर ऑफ द पार्लर आई सॉ ग्रैंड पियानो विद इट्स टॉप डाउन पाइल्ड विद पेपर्स, और वो जो हमारा ड्राइंग रूम था या हमारा गेस्ट रूम था उसके अंदर ही मैंने वहाँ पर एक बड़ा सा पियानो देखा कॉर्नर में, जो कि जिस पर कि काफ़ी ज़्यादा पेपर्स वगैरह पड़े हुए थे। द पियानोज बेंच वॉज मिसिंग, लेकिन उस पियानो का भैया बेंच मिसिंग था। इट सेम टू बी द वन ऑन विच द वुमेन वॉज सिटिंग, और ऐसा लग रहा था कि जो वुमेन जिस बेंच पर बैठी थी वो इसी का बेंच है। सम हाउ इन द हाउस अ क्लॉक चिम्ड 7 टाइम्स, और तभी क्या हुआ, उस घर में एक घड़ी ने लगभग 7 बार अपना घंटा बजाया, यानी कि अब 7 बज चुके थे। यू आर पंक्चुअल, तब वो लेडी बोलती है कि भैया तुम तो पंक्चुअल हो। द वुमन प्रोक्लेम्ड, ये बात वुमन मानती है। आई एक्सपेक्ट यू शैल बी सो विद द रेंट, और वो वुमन बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम रेंट के साथ भी ऐसे पंक्चुअल रहोगे, मतलब टाइम टू टाइम मुझे रेंट देते रहोगे। आई हैव अ लेटर मैडम, तो वो बोलता है कि मैडम मेरे पास एक लेटर है, इन माई जैकेट पॉकेट वॉज अ लेटर कन्फर्मिंग माई एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम MIT, और जो लेटर है मेरी जेब में जैकेट की पॉकेट में, वो ये चीज़ कंफर्म करता है कि मैं MIT का एक एम्प्लॉय हूँ, विच आई हैड बॉट अलॉन्ग टू प्रूव दैट आई वॉज इंडियन फ्रॉम टेक, और मैं ये साथ इसीलिए लेकर आया ताकि मैं प्रूव कर सकूँ कि मैं टेक में ही काम करता हूँ। शी स्टेयर्ड एट द लेटर, अब वो लेटर घूरने लग जाती है लेडी। देन हैंडेड इट बैक टू मी केयरफुली, और फिर बाद में मुझे वो वापस दे देती है, ग्रिपिंग इट विद हर फिंगर्स एज इफ इट वर अ डिनर प्लेट हीप्ड विद फूड इंस्टेड ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, और वो पेपर है शीट वाला, वो इस तरह से हैंडल करती है, यानी कि इस तरह से वो पकड़ती है जैसे कि मतलब किसी डिनर प्लेट को पकड़ रखा हुआ हो जो कि ऊपर तक भर रखी हो। हीप्ड का मीनिंग होता है पूरी तरह से भरा होना, तो उन्होंने उस पेपर को ऐसे पकड़ रखा था जैसे उन्होंने डिनर प्लेट को पकड़ रखा हो और वो पूरी तरह से भर रखी हो। शी डिड नॉट वियर ग्लास एंड आई वंडर्ड इफ शी वुड रीड अ वर्ड ऑफ इट, और उन्होंने अपने ग्लासेज यानी कि चश्मा नहीं लगा रखा था, जिससे कि ये प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने इसका कोई भी एक भी लेटर नहीं पढ़ा होगा। द लास्ट बॉय वॉज ऑलवेज लेट, अब वुमेन बोलती है कि जो लड़का था जो पिछली बार यहाँ रहा था वो हमेशा लेट था, यानी कि रेंट वगैरह टाइम पे नहीं देता था। स्टिल ऑज मी $8, और अभी भी उसके $8 मेरे ऊपर उधार हैं, यानी कि वो $8 अभी भी मैंने उससे लेने हैं 1 हफ्ते के। हार्वर्ड बॉयज़ आरंट व्हाट दे यूज टू बी, हार्वर्ड के बॉयज़ जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। ओनली हार्वर्ड एंड टेक इन दिस हाउस, लेकिन फिर भी इस घर में सिर्फ हार्वर्ड या टेक वाले बॉयज़ ही अलाउड हैं। हाउस टेक बॉय, अब तुम बताओ टेक के बॉयज़ कैसे हैं। इट इज़ वेरी वेल, तो बंदा जवाब देता है कि ये बढ़िया है भाई, माड़े नहीं होते। यू चेक द लॉक, यू चेक द लॉक, अब वो वुमन पूछती है कि क्या तुमने लॉक चेक किया। येस मैडम, तो बंदा बोलता है कि मैडम जी कर लिया मैंने। शी स्लैप्ड द स्पेस बिसाइड हर ऑन द बेंच विद वन हैंड एंड टोल्ड मी टू सिट डाउन, अब वहाँ पर जहाँ पर वो लेडी बैठी थी उसके साथ ही एक टेबल पड़ा था, उस पर हाथ मारते हुए उस लेडी ने बोला कि भाई साहब यहाँ बैठ जाओ। फॉर अ मोमेंट शी वॉज साइलेंट, और फिर एक क्षण के लिए वो चुप होगी। देन शी इंटोन्ड, फिर एकदम से बोली वो, मतलब एकदम से बोली लेकिन सीरियस वे में और धीरे से बोली, एज इफ शी अलोन पोजेस दिस नॉलेज, और इस तरह बोली कि सिर्फ उसे ही ये नॉलेज हो, यानी कि कोई खुफिया बात बताते हैं ना
तो उस तरह से वो बोलने लगी थी। देयर इज़ एन अमेरिकन फ्लैग ऑन द मून, तो अब वो बोलती क्या है कि मून पर, चांद पर अमेरिकन फ्लैग पहुंच चुका है। यस मैडम, अंटिल देन आई हैड नॉट थॉट वेरी मच अबाउट द मून शॉट। तो वो बोलता है कि जी हाँ मैडम, मुझे भी पता लग गया, मैंने भी पढ़ लिया था, लेकिन मैंने इसके बारे में अभी ज़्यादा सोचा नहीं। इट वॉज इन द न्यूज़पेपर ऑफ कोर्स, आर्टिकल अपॉन आर्टिकल, और न्यूज़पेपर में तो इसके आर्टिकल ही आर्टिकल चल रहे हैं अब। द एस्ट्रोनॉट्स हैड लैंडेड ऑन द शोर्स ऑफ द सी ऑफ ट्रिक्वेंटिलिटी, और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने वहाँ पर ट्रिक्वेंटिलिटी में, यानी कि वहाँ पर किसी शांत सी अनट्रबल्ड जगह पर अपना जो कदम है, अपने जो सी मतलब शोर्स हैं, किनारों पर, सी के किनारों पर अपना जो कदम है वो रख लिया है। आई हैव रेड ट्रैवलिंग फार्दर देन एनीवन इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, और ये क्या है, ट्रैवलिंग फार्दर देन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि आज तक हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैंने ये पढ़ लिया। फॉर अ फ्यू आवर्स दे एक्सप्लोर द मून सरफेस, लगभग कुछ घंटों तक तो उन्होंने मून की सरफेस चेक की। दे गैदर्ड रॉक्स इन देयर पॉकेट्स, उसके बाद वहाँ पर जो पत्थर वगैरह उन्हें मिले, वो पत्थर उन्होंने अपने पॉकेट में डाल दिए। डिस्क्राइबिंग देयर सराउंडेड, जो कि वहाँ के वातावरण के बारे में हमें जानकारी देंगे। अब मैग्निफिसेंट डेसोलेशन, अब मैग्निफिसेंट यानी कि चमकीला या शानदार, और डेसोलेशन का मीनिंग क्या होता है भाई साहब, डेसोलेशन का मीनिंग होता है मुसीबत। तो एक चमकीली सी मुसीबत जो थी वो उन्होंने अपने पॉकेट में डाली थी, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स ने। अकॉर्डिंग टू वन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट के अकॉर्डिंगली ये इन्फॉर्मेशन आई है। स्पोक बाय फोन टू द प्रेसिडेंट एंड प्लांटेड अ फ्लैग इन द ल्यूनर सॉइल, और फ़ोन पर बात करके उन एस्ट्रोनॉट्स ने प्रेसिडेंट के कहने पर ही वहाँ पर एक अपना जो अमेरिका का झंडा है वो ल्यूनर सॉइल में, यानी कि चांद की भूमि पर गाड़ दिया है। द वॉयज वॉज हेल्ड एज मैन्स मोस्ट ऑसम अचीवमेंट, और ये जो वॉयज है, ये इतनी ज़्यादा लंबी जर्नी है स्पेस की, ये क्या है, हेल्ड। हेल्ड का क्या मीनिंग होता है, प्रशंसा करने योग्य है। इतनी लंबी जर्नी जो है ये बहुत ही प्रशंसा करने योग्य है एक मानव के अकॉर्डिंगली। आई हैड सीन फुल पेज फोटोग्राफ्स इन द ग्लोब, और मैंने पूरी की पूरी फोटोग्राफ सारी की सारी देख ली हैं ग्लोब वाली, ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स इन देयर इन्फ्लेटेड कॉस्ट्यूम्स, उन्होंने जो एस्ट्रोनॉट्स ने जो फूली फूली सी अपनी जो कॉस्ट्यूम पहन रखी हैं, हवा भरी हुई थी उनमें, वो देख ली मैंने। एंड राइट अबाउट व्हाट सर्टेन पीपल इन बॉस्टन हैड बीन डूइंग एट द एग्जैक्ट मोमेंट द एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड, और जब एस्ट्रोनॉट वहाँ लैंड करने वाले थे तब बॉस्टन के पीपल क्या क्या काम कर रहे थे, कुछ जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है वो भी मैंने कुछ ना कुछ देखा है। ऑन अ संडे आफ्टरनून अ मैन सेड दैट ही वॉज ऑपरेटिंग अ बॉट विद अ रेडियो प्रेस टू हिज ईयर, और मैंने पढ़ा था संडे आफ्टरनून को एक बंदा जो है वो अपने मतलब स्वैन बोट को चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, और साथ ही साथ अपने कान पर एक रेडियो लगाकर बैठा है। अ वुमन हैड बीन बेकिंग रोल्स फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन, और एक जो औरत है वो अपने पोते के लिए बेकिंग रोल्स बना रही है, रोल्स बेक कर रही है। द वुमेन बिलॉव्ड, अब वो जो वुमेन है वो बिलॉव्ड करती है, फिर से चीखती है फ्लैग ऑन द मून बॉय, कि चांद पर हमारा झंडा बच्चे। आई हर्ड इट ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो पर सुना। इजंट इट स्प्लेंडेड, क्या ये मतलब चौंकाने वाली शानदार बात नहीं है। यस मैडम, तो हमारा जो भाई साहब हैं वो बोलते हैं कि जी हाँ मैडम। बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई रिप्लाई, लेकिन नरेटर बताते हैं कि मेरे रिप्लाई से वो संतुष्ट नहीं हुई लेडी। इंस्टीड शी कमांडेड से स्प्लेंडेड, तो उसने मुझे फिर से आदेश दे दिया कहने का कि स्प्लेंडेड बोल लो भाई। आई वॉज बोथ बैफल्ड एंड समवट इंसल्टेड बाय द रिक्वेस्ट, अब मैं क्या हुआ, उस रिक्वेस्ट से कहीं ना कहीं बैफल्ड हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं चकित सा, कंफ्यूज सा हो गया, और कहीं ना कहीं खुद को इंसल्टेड भी महसूस किया मैंने। इट रिमाइंडेड मी ऑफ द वे आई वॉज टॉट मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एज अ चाइल्ड, और इससे मुझे ये याद आ गई जैसे मैं बचपन में पहाड़े पढ़ा करता था, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो मुझे इस तरह की मल्टीप्लिकेशन वाली टेबल याद आ गई जो कि हम मास्टर के पीछे पीछे रिपीट करते थे। सिटिंग क्रॉस लेग, चौकड़ी मारकर बैठ जाते थे, विदाउट शूज़ और पेंसिल्स, तब हमारे पैरों में शूज़ भी नहीं होते थे, पेंसिल्स भी नहीं होते थे, और हम फ्लोर पर बैठे रहते थे एक ही रूम में। टोलिग्यूंग स्कूल, और ये इनके स्कूल का नाम है टोलिग्यूंग स्कूल, जहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की थी। इट ऑल्सो रिमाइंडेड मी ऑफ माई वेडिंग वैन आई हैड रिपीटेड एंडलेट संस्कृत वर्स आफ्टर द प्राइज, और इसी के साथ मुझे एक और चीज़ याद आ गई, जब मेरी शादी हो रही थी तब मैंने जो पंडित के द्वारा जो बोले गए संस्कृत वर्स थे वो सारे रिपीट किए थे, जिनका मुझे बिल्कुल भी मीनिंग समझ नहीं आया। विच जॉइन मी टू माई वाइफ, लेकिन उन मंत्रों ने मेरे को मेरी वाइफ से जोड़ दिया। आई सेड नथिंग, लेकिन मैंने इस बारे में लेडी से अभी तक कुछ भी नहीं कहा, मन में सोच रहा हूँ।
से स्प्लेंडिड द वुमन बिलॉव्ड वंस अगेन, तो वो वुमेन फिर से चिल्लाती है कि भैया स्प्लेंडिड बोल लो। स्प्लेंडिड आई मर्मर्ड, तो मैं बोलता हूँ धीरे से, स्प्लेंडिड आई हैड टू रिपीट द वर्ड अ सेकेंड टाइम एट द टॉप ऑफ माई लंग्स सो शी कुड हियर। और फिर दूसरी बार मुझे फिर से रिपीट करना पड़ा, लेकिन इस बार जोर से रिपीट करना पड़ा, अपना पूरा जोर लगा के, ताकि वो वुमेन अच्छे से सुन पाए इसे। आई एम सॉफ्ट स्पोकन बाय नेचर एंड वॉज स्पेशली reluctant to raise my voice to an elderly woman whom I met only moments ago. अब मैं काफ़ी सॉफ्टली बोलने वाला नेचर वाला बंदा हूँ, और मुझे अपने से बड़ों में, अपने से बूढ़ी औरत पर ऊंचे स्वर में बात करते हुए काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा था, काफ़ी सा रिलक्टेंट सा महसूस हो रहा था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था। रिलक्टेंट क्या होता है, खिलाफ या असंतुष्ट, तो असंतुष्टि सी से महसूस हो रही थी। और ऐसी वुमेन जिससे कि वो कुछ क्षण पहले ही मिला है, उसके सामने तो बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बट शी डिड नॉट अपीयर टू बी ऑफेंडेड, लेकिन इससे उसे कोई भी, मतलब उस वुमेन को इससे कोई भी आपत्ति नहीं थी, कोई भी असंतुष्टि नहीं थी। इफ़ एनीथिंग द रिप्लाई प्लेज्ड हर बिकॉज हर नेक्स्ट कमांड वॉज, और जैसे ही उसने ये रिप्लाई सुन लिया तो उस लेडी की नेक्स्ट कमांड क्या थी, गो सीधा रूम की, जाओ रूम देखो भाई। आई रोज फ्रॉम द बेंच एंड माउंटेड द नैरो कारपेटेड स्टेयरकेस। अब मैं उस बेंच से उठा, रोज जो राइज की सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। तो मैं उस बेंच से उठा और मैंने अपनी माउंटिंग यानी कि चढ़ाई शुरू कर दी पेड़ियों से, जो कि पेड़ियों पे कारपेट बिछा हुआ था, पतली पतली सी पेड़ियाँ थी, उससे ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया। देयर वर 5 डोर्स, 2 ऑन ईदर साइड ऑफ एन इक्वली नैरो हॉलवे एंड 1 एट द अपोजिट एंड। अब वहाँ पर ऊपर कुल 5 कमरे थे, एक बीच में रास्ता था जिसके दोनों साइड 2-2 रूम्स थे, और एक जो रूम था वो उनके सामने की साइड था। जैसे अब उनमें से एक ही जो डोर था, ओनली 1 डोर वॉज पार्शली ओपन, यानी कि वहाँ पर एक ही डोर था जो थोड़ा बहुत खुला था। द रूम कंटेन्ड अ ट्विन बेड, अब उस रूम के अंदर एक डबल बेड था, अंडर अ स्लोपिंग सीलिंग, और यानी कि छत काफ़ी ज़्यादा स्लोपिंग यानी कि ढाल वाली थी, उसके नीचे वो बेड पड़ा था। अ ब्राउन ओवल रग, वहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था ब्राउन कलर का। बेसिन विद एन एक्सपोज्ड पाइप, और वहाँ पर एक वॉश बेसिन था, बेसिन था वहाँ पर जिसकी पाइप साफ दिख रही थी। एंड अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाने भी बने हुए थे अलमारी वगैरह के। 1 डोर पेंटेड वाइट लेड टू अ क्लोजेट, अब एक डोर था जो वाइट था, जो कि लेड टू द क्लोजेट, जो कि अलमारी की तरफ था, यानी कि अलमारी के साथ खुलता था। एंड अनदर टू अ टॉयलेट एंड अ टब, और दूसरा जो था वो टॉयलेट और टब की तरफ खुलता था। द वॉल्स वर कवर्ड विद ग्रे एंड आइवरी स्ट्रिप्ड पेपर, अब जो आइवरी क्या होता है, आइवरी कलर होता है, आपको ध्यान रखना है, जो मतलब हाथी के दांत होते हैं ना, जैसे जैसे क्रीमी से वाइट कलर के, वैसा सा कलर आइवरी कलर होता है। सो जो वॉल्स थी वो ग्रे और आइवरी कलर से पेंटेड थी, पेपर लगे हुए थे, यानी कि वहाँ पर वॉल के पेपर चिपके हुए थे। द विंडो वॉज ओपन, विंडो खुली थी। नेट कर्टन्स स्टिर्ड इन द ब्रीज, और वहाँ पर नेट वाले कर्टन्स लगे हुए थे जो कि हवा से क्या थे, लहरा रहे थे वहाँ पर। आई लिफ्टेड दैम अवे एंड इंस्पेक्टेड द व्यू, अब मैंने उन्हें हटाया और वहाँ से बाहर का व्यू देखा। स्मॉल बैकयार्ड, वहाँ पर एक छोटा सा बैकयार्ड था जिस पर कुछ फ्रूट ट्रीज थे। एंड एम्प्टी क्लोथ लाइन, और वहाँ पर एक पाइप थी कपड़ों के रखने के लिए। आई वॉज सेटिस्फाइड, मैं इन चीज़ों से सेटिस्फाइड था। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स आई हर्ड द वुमेन डिमांडेड व्हाट इज़ योर डिसीजन, और तभी मैंने अचानक से नीचे से एक वुमेन की आवाज़ सुनी जो पूछ रही थी कि भैया अब तुम्हारा निर्णय क्या है। When I returned to the foyer and told her, फोयर क्या है, फोयर होता है, आपको ध्यान रखना है, फोयर होता है प्रतीक्षा स्थल, यानी कि जहाँ पर वो बैठे थे बैठक के अंदर, सॉरी गेट के एंट्री के पास, तो वहाँ पर। तो जब मैं फोयर पर आया और उन्हें बताया, शी पिक्ड अप द लेदर चेंज पर्स ऑन द टेबल, तो उन्होंने अपना लेदर वाला सा पर्स था वो टेबल से उठाया। ओपन द क्लैप्स, उसका जो क्लैप था यानी कि उसका जो मतलब बटन कह सकते हैं हम, या फिर उनके पर्स का जो हैंडल था उसे ओपन किया, बटन को ओपन किया। फिश्ड अबाउट विद हर फिंगर्स, उसके अंदर कुछ ना कुछ ढूंढने लगी। एंड प्रोड्यूस अ की ऑन थिन वायर हुप, और तभी एक की निकाली, एक चाबी निकाली, और उसे क्या है किसी वायर से बांध दिया। शी इन्फॉर्म्ड मी दैट देयर वॉज अ किचन एट द बैक ऑफ द हाउस, उन्होंने मुझे बताया कि घर के बैक साइड में एक किचन भी है, एक्सेसिबल थ्रू द पार्लर, जो कि पार्लर यानी कि बैठक के रास्ते से होकर जाता है। आई वॉज वेलकम टू यूज़ द स्टोव एज लॉन्ग एज आई लेफ्ट इट एज आई फाउंड इट, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तब तक इसे यूज़ कर सकता हूँ जब तक मैं यहाँ रहूँगा, और उसके बाद जब जाऊँगा तो मुझे इसे
जैसे मैंने यूज़ करना शुरू किया था, यानी कि फ्रेशली यूज़ करना शुरू किया था, वैसे ही वापस छोड़कर जाना पड़ेगा। शीट्स एंड टॉवल्स वर प्रोवाइडेड बट कीपिंग देम क्लीन वॉज माई ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेड शीट टॉवल्स वगैरह उन्हें प्रोवाइड कर दिए गए थे उसे, लेकिन जो उन्हें क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इसी बंदे की थी, नरेटर की ही थी। द रेंट वॉज ड्यू फ्राइडे मॉर्निंग्स ऑन द लेज अबव द पियानो कीज। अब जो रेंट था वो फ्राइडे मॉर्निंग को देना होता था, कहाँ रखना होता था, पियानो की कीज जिस लेज पर टंगी होती थी वहाँ पर। एंड नो लेडी विजिटर्स, और उन्होंने एक बात बोली कि कोई भी लेडी विजिटर्स अलाउड नहीं होंगी। आई एम ए मैरिड मैडम, तो वो बोलता है कि मैडम जी मैं तो मैरिड हूँ। इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड अनाउंस दिस फैक्ट टू एनीवन, और ये पहली बार है कि मैंने ये फैक्ट जो है किसी से अनाउंस किया है। बट शी हैड नॉट हर्ड, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। नो लेडी विजिटर्स, वो बोलती रही कि कोई लेडी विजिटर्स अलाउड नहीं है। शी इंसिस्टेड, जोर देकर ये बोलने लगी। शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज मिसिज क्रॉफ्ट। तो ये ध्यान रखिए, पहला नाम आया है इस चैप्टर के अंदर, और उन्होंने जो लैंडलॉर्ड लेडी थी उन्होंने अपने आप को किस नाम से इंट्रोड्यूस करवाया, मिसिज क्रॉफ्ट नाम से इंट्रोड्यूस करवाया है। इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं विराम देंगे, लगभग 1 घंटे की वीडियो हो गई है। तो सेकंड पार्ट में मिलेंगे। आपको सेकंड पार्ट या फिर इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो लिंक पर क्लिक करके आप सेकंड पार्ट पे भी पहुंच सकते हैं और बाकी चैप्टर्स पर भी पहुंच सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। थैंक यू।